युवा कावालकांति की प्रगति। इस बीच कावालकांति वरिष्ठ अपने पद पर लौटने के लिए प्रस्थान कर चुके थे, न कि ऑस्ट्रिया के सम्राट की सेना में, बल्कि बानी दी लुक्का के रूलेट कक्षों में, जहां वे सबसे निष्ठावान दरबारियों में गिने जाते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वे अपने यात्रा व्यय की वह राशि साथ ले गए थे, और पिता की भूमिका को जिस गंभीर और गरिमामय ढंग से उन्होंने निभाया था, उसके प्रतिफल स्वरूप अंतिम पौल तक सावधानी से गिनी हुई। उनके प्रस्थान पर आंद्रेया को वे सभी दस्तावेज प्राप्त हो गए जो यह प्रमाणित करते थे कि उसे मार्किस बार्तोलोमियो और मार्कियोनेस लियोनोरा कोर्सिनारी का पुत्र होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार वह पेरिसीय समाज में कुछ हद तक स्थापित हो गया। वह समाज जो अजनबियों को ग्रहण करने और उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप से नहीं, बल्कि उनके इच्छित स्वरूप से देखने में अत्यंत उदार है। अंततः पेरिस में एक युवक से अपेक्षित क्या है? भाषा कुछ कुछ बोल सके, वस्त्राभूषण सुसंगत हो, स्वभाव मिलनसार हो और भुगतान नगद कर सके। यह भी कहने की आवश्यकता नहीं कि विदेशियों के प्रति पेरिस वासियों की अपेक्षा और भी अधिक उदार होते हैं। फलस्वरूप 15 दिनों के भीतर ही आंद्रेया ने एक संतोषजनक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। उसे काउंट कहकर संबोधित किया जाने लगा। कहा जाता था कि उसकी आय 50,000 लिब्र है, और उसके कुलीन पिता की एक अपार संपत्ति की भी चर्चा थी, जो कथित रूप से सारावेजा की पत्थर खदानों में दबी हुई थी। इस अंतिम विवरण को एक वैज्ञानिक की उपस्थिति में तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने घोषणा की कि उसने वह खदान स्वयं देखी है। इससे उन कथनों को, जो अब तक संदिग्ध और अस्थिर थे, एक ठोस विश्वसनीयता प्राप्त हो गई। पेरिसिय समाज के उस वर्ग में जहां तक हमने अपने पाठकों का परिचय कराया है, यही स्थिति थी जब एक संध्या मोंते क्रिस्तो दांगलार से मिलने गया। दांगलार स्वयं घर पर न था, पर काउंट को बैरोनेस से मिलने का निमंत्रण दिया गया, जो अतिथियों से मिलने के लिए स्वतंत्र थीं, और उसने उसे स्वीकार किया। ओतिउइल के उस रात्रि भोज और उसके पश्चात की घटनाओं के बाद बैरोनेस दांगलार मोंते क्रिस्तो का नाम सुनते ही एक प्रकार की स्नायविक कंपन अनुभव करती थीं। यदि उसके नाम के साथ उसका प्रत्यक्ष आगमन न होता, तो यह असुविधा और बढ़ जाती। परंतु यदि काउंट उपस्थित हो जाता, तो उसका खुला मुख, चमकती आंखें, सौजन्य और बैरोनेस के प्रति उसकी विनम्र शिष्टता शीघ्र ही उस चिंता के चिन्ह मिटा देती। बैरोनेस को यह असंभव प्रतीत होता कि इतना आकर्षक पुरुष उसके प्रति कोई दुष्प्रयोजन रख सकता है। और फिर हम में से सबसे भ्रष्ट व्यक्ति भी किसी दुष्टता पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उसके पीछे कोई स्वार्थ न हो। बिना कारण और बिना लाभ किए गए अनिष्ट की कल्पना हम असंगत मानते हैं। जब मोंते क्रिस्तो उस निजी कक्ष में प्रवेश किया जहां हम अपने पाठकों को पहले भी ले जा चुके हैं, और जहां बैरोनेस अपनी पुत्री द्वारा दिखाए गए चित्रों को देख रही थी, जिन्हें उसने अब भी अभी युवा कावालकांति के साथ देखा था, तो काउंट की उपस्थिति ने अपना सामान्य प्रभाव डाला, और बैरोनेस ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। यद्यपि उसके नाम के उच्चारण से वह क्षण भर विचलित हुई थी, उसने एक दृष्टि में पूरा दृश्य ग्रहण कर लिया। बैरोनेस के समीप यूजिनी सोफे पर लगभग आधी लेटी बैठी थी, और कावालकांति खड़ा था। वह गोएथे के किसी नायक की भांति काले वस्त्रों में सुसज्जित था। उसके जूते अत्यंत चमकदार थे, श्वेत रेशमी मोजे पहने थे, और वह अपने सुनहरे केशों में अपनी सुघड़ धवल उंगलियां फेर रहा था, जिनमें हीरे की चमक झिलमिला रही थी। मोंते क्रिस्तो की सलाह के बावजूद उस अभिमानी युवक ने अपनी छोटी उंगली में वह रत्न धारण करने का प्रलोभन त्यागा न था। उसके हाथ की गति के साथ यूजिनी की ओर उकसाती दृष्टियां और उसी दिशा में प्रेषित निहाश्वास भी थे। यूजिनी वैसी ही थी, अर्थात सुंदर, शीतल और अवमाननापूर्ण। आंद्रिया की कोई दृष्टि या निःश्वास उससे छिपा नहीं था, पर वे मानो मिनर्वा के वक्ष कवच से टकराकर लौट जाते थे, जिसे दार्शनिक कभी कभी कहते हैं कि वास्तव में सैफो के वक्ष पर था। यूजिनी ने काउंट का शीतल अभिवादन किया
और वार्तालाप के प्रारंभिक अवसर का लाभ उठाकर अपने अध्ययन कक्ष में चली गई, जहाँ से शीघ्र ही 2 स्वरों की उल्लासपूर्ण चंचल ध्वनियाँ और पियानो के प्रारंभिक स्वर सुनाई देने लगे। यह सूचित करते हुए कि यूजिनी ने अपनी गायन शिक्षिका लुईस दार्मिल्ली की संगति को काउंट और कावालकांति दोनों पर वरीयता दी है। काउंट यद्यपि बैरोनेस से वार्ता में तल्लीन प्रतीत हो रहा था, फिर भी विशेषतः आंद्रेया कावालकांति पर ध्यान रखे हुए था। उसकी व्याकुलता, संगीत सुनने को द्वार तक जाकर ठिठक जाना, भीतर जाने का साहस न कर पाना और प्रशंसा व्यक्त करने का उसका ढंग। कुछ ही देर बाद स्वयं बैंकर भीतर आया। उसकी पहली दृष्टि मोंते क्रिस्तो पर, दूसरी आंद्रेया पर पड़ी। जहां तक उसकी पत्नी का प्रश्न था, उसने उसे वैसे ही अभिवादन किया जैसा कुछ पति अपनी पत्नियों का करते हैं। ऐसी रीति जिसकी कल्पना अविवाहित केवल तब कर सकते हैं जब कोई वैवाहिक व्यवहार की परंपराओं का अत्यंत गहन विश्लेषण कर चुका हो। क्या इन युवतियों ने आपको उनके साथ संगीत करने का निमंत्रण नहीं दिया? दांगलार ने आंद्रेया से पूछा। अफसोस, नहीं, आंद्रेया ने उत्तर दिया, और इस बार उसका निःश्वास पहले से भी अधिक स्पष्ट था। दांगलार तुरंत दोनों कक्षों के बीच का द्वार खोलने गया। वहां दोनों युवतियां एक ही पियानो आसन पर, एक ही पियानो के सामने बैठी थीं। प्रत्येक एक हाथ का भाग बजा रही थी, एक अभ्यास जिसे वे मनोरंजन के लिए करती थीं और जिसमें वे अत्यंत दक्ष हो चुकी थीं। द्वार की चौखट में इस प्रकार घिरी हुई अब लुईस दार्मिली यूजिनी के साथ मिलकर उन जीवित चित्रों में से एक प्रतीत हो रही थी जिन्हें जर्मनी में प्रायः प्रदर्शित किया जाता है। वह असाधारण सौंदर्य की नहीं, बल्कि अनुपम कोमलता की स्वामिनी थी। वह नन्ही काया की, परिसी पतली और स्वर्णकेशी थी। उसकी आंखों में थकान की गहराई थी और लंबे केश घुंघरालों में उसकी अत्यधिक लंबी गर्दन पर गिरते थे। वैसी ही गर्दन जैसी पेरुजिनो कभी कभी अपनी कुमारियों को देता है। कहा जाता था कि उसका वक्ष दुर्बल है और क्रेमोना के वायलिन की अंतोनिया की भांति वह एक दिन गाते गाते ही मर जाएगी। मोंते क्रिस्तो ने इस स्त्री समूह को एक तीव्र, पैनी दृष्टि से देखा। यह पहली बार था जब उसने लुईस दार्मिली को देखा, यद्यपि इस घर में उसका नाम वह कई बार सुन चुका था। तो बैंकर ने अपनी पुत्री से कहा, क्या तुम हमें बाहर ही रोके रखना चाहती हो? और वह युवक को लेकर छोटे बैठक कक्ष में चला गया। संयोग से या जानबूझकर द्वार आंद्रेया के पीछे इस प्रकार बंद कर दिया गया कि जहां वे बैठे थे वहां से न मोंते क्रिस्तो और न ही बैरोनेस भीतर कुछ देख सकते थे। पर चूंकि बैंकर स्वयं आंद्रेया के पीछे गया था, बैरोनेस ने इस बात पर ध्यान न दिया। कुछ ही देर बाद काउंट ने आंद्रेया का स्वर सुना, जो पियानो के साथ एक कोर्सिकन गीत में सम्मिलित हो रहा था। वह इसे मुस्कान के साथ सुनता रहा, आंद्रेय को भूलकर बेनेडिक्टो को स्मरण करते हुए। और इसी बीच बैरोनेस मोंते क्रिस्तो से अपने पति के धैर्य और चरित्र बल की प्रशंसा कर रही थी, क्योंकि उसी प्रातः उसने मिलान के एक दिवालियेपन में 3-4 लाख फ्रैंक फिर खो दिए थे। वास्तव में यह प्रशंसा उचित थी यदि काउंट को यह बात बैरोनेस से या उन अन्य साधनों से झांत न होती जिनसे वह सब कुछ जान लेता था, तो बैंकर के मुख से उसे कुछ भी आभास न होता। अच्छा, मोंते क्रिस्तो ने मन ही मन सोचा, अब वह उस अवस्था में पहुंच गया है जहां वह अपने घाटों को छिपाने लगा है। 1 महीने पहले तक वह उनका ढिंढोरा पीटता था। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, अरे बैरोनेस, दांगलार को विनिमय बाजार का इतना ज्ञान है कि जो वह कहीं और खोता है उसे वहीं पुनः पा लेता है। आप भी उसी सामान्य भ्रांति के भागी हैं, बैरोनेस ने कहा। कौन सी? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। यह कि दांगलार विनिमय बाजार में जुआ खेलते हैं, जबकि वास्तव में वे ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा, हाँ, अब स्मरण आया, देब्राय ने मुझसे कहा था। वैसे बैरोनेस, देब्राय का क्या हुआ? 3-4 दिनों से मैंने उसे देखा नहीं।
मैंने भी नहीं, बैरोनेस ने आश्चर्यजनक आत्मसंयम से कहा। पर आप कुछ कह रहे थे? क्या? कि देबराय ने आपको बताया था? हाँ, वही। देबराय ने मुझसे कहा था कि विनिमय बाजार में जुआ खेलने की अभ्यस्त तो आप हैं। कुछ समय तक मुझे उसका शौक रहा, स्वीकार करती हूँ, बैरोनेस ने कहा। पर अब नहीं। तो आप भूल करती हैं, बैरोनेस, भाग्य कितनी अनिश्चित वस्तु है। यदि मैं स्त्री होता और भाग्य ने मुझे किसी बैंकर की पत्नी बनाया होता, चाहे मुझे अपने पति के सौभाग्य पर कितना ही विश्वास क्यों ना होता, क्योंकि जैसा आप जानती हैं, सट्टे का सारा आधार शुभ या अशुभ भाग्य पर ही है। तो भी मैं कुछ स्वतंत्र साधन सुनिश्चित कर लेता, चाहे उसके लिए मुझे अपने हित किसी अजनबी को ही क्यों ना सौंपने पड़ते। बैरोनेस अनायास लजा उठी। उदाहरण के लिए, मोंटे क्रिस्तो ने ऐसे कहा मानो उसने कुछ देखा ही ना हो। कल नेपोलिटन बांडों पर हुए एक अद्भुत लाभ की चर्चा हो रही है। मेरे पास उनमें से कुछ नहीं, बैरोनेस ने तुरंत कहा, और कभी थे भी नहीं। पर अब इस विनिमय बाजार की चर्चा बहुत हुई, काउंट। हम दोनों दलालों जैसे लग रहे होंगे। उन दुर्भाग्यग्रस्त विल्फोरों का क्या, जिन पर इस समय विपत्ति पर विपत्ति टूट रही है? उनके साथ क्या हुआ? मोंटे क्रिस्तो ने पूर्ण सरलता से पूछा। आप भली भांति जानते हैं, सेंट मेराव के प्रस्थान के 3-4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हुई। और अब उनकी पत्नी भी आगमन के 3-4 दिन बाद चल बसी। हाँ, सुना तो था। पर जैसा क्लॉडियस हैमलेट से कहता है, यही प्रकृति का नियम है। उन्होंने अपने पिताओं को खोया और शोक मनाया। वे स्वयं भी अपने पुत्रों से पहले मरेंगे और पुत्र उनके लिए शोक करेंगे। पर बस इतना ही नहीं। कैसे? बस इतना ही नहीं? नहीं, आप जानते हैं, वे अपनी पुत्री का विवाह करने वाले थे। फ्रांज देपिने से। क्या विवाह टूट गया? कहते हैं, कल प्रातः फ्रांज ने उन्हें उनके वचन से मुक्त कर दिया। सच? क्या कोई कारण जानता है? नहीं। हे ईश्वर! आप क्या कह रही हैं, बैरोनेस? और विल्फोर इन सब विपत्तियों का सामना कैसे कर रहे हैं? सदैव की भांति, दार्शनिक भाव से। उसी क्षण दांगलार लौट आया, अकेला। तो बैरोनेस ने कहा, क्या आपने कावाल कांति को अपनी पुत्री के साथ ही छोड़ दिया? और दार्मिली का क्या? बैंकर ने कहा। क्या वह गिनी नहीं जाती? फिर वह मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़ा। अत्यंत आकर्षक युवक है। क्या कहते हैं आप, काउंट? यह भी है, प्रिंस कावालकांति? बस एक ही प्रश्न है, क्या वह सचमुच प्रिंस है? मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, मोंते क्रिस्तो ने कहा। उसके पिता का परिचय मुझसे मार्किस के रूप में कराया गया था। वह काउंट हो सकता है, पर मेरा विश्वास है कि वह स्वयं भी इस उपाधि का कोई विशेष दावा नहीं करता। क्यों नहीं? बैंकर ने कहा। यदि वह प्रिंस है तो उसे इसका गर्व करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार प्रिय होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे वे लोग नहीं भाते जो अपनी उत्पत्ति से विमुख होते हैं। आप तो पूर्ण लोकतंत्री निकले, मोंते क्रिस्तो ने मुस्कुराकर कहा। जरा उस जोखिम पर विचार कीजिए जो आप उठा रहे हैं, बैरोनेस ने कहा। यदि संयोग से मोर्सेर यहां आ जाए तो वह कावालकांति को उस कक्ष में पाएगा जहां उसे यूजिनी के मंगेतर को कभी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। आपने ठीक ही संयोग से कहा, बैंकर ने कहा, क्योंकि सच तो यह है कि वह हमें इतना कम दिखाई देता है कि उसके आगमन को सचमुच संयोग ही कहा जा सकता है। खैर, इससे क्या? यदि वह आ जाए और इस युवक को आपकी पुत्री के साथ देख ले तो उसे अप्रसन्नता हो सकती है। वह, हाँ, आप भूल करती हैं। अल्बेर द मोरसेर अपनी मंगेतर से ईर्ष्या करने का कष्ट नहीं उठाते। वह उससे इतना प्रेम ही नहीं करता कि ईर्ष्या करे। और फिर
यदि वह अप्रसन्न हो भी जाए तो मुझे उससे क्या? फिर भी जिस स्थिति तक बात पहुंच चुकी है, हाँ, जिस स्थिति तक पहुंच चुकी है, क्या मैं बताऊं कि हम किस स्थिति तक पहुंचे हैं? स्थिति यह है कि उसकी माता के नृत्य समारोह में उसने मेरी पुत्री के साथ केवल एक बार नृत्य किया, जबकि कवलकांति ने 3 बार और अल्बेर ने ध्यान तक नहीं दिया। विस्काउंट अल्बेर द मोर्सहेयर, परिचारक ने घोषणा की। बैरोनेस उछलकर खड़ी हो गई। वह अपनी पुत्री को सचेत करने छोटे बैठक कक्ष की ओर जाने ही वाली थी कि दांगलार ने उसका हाथ थाम लिया। रहने दो, उसने कहा। उसने विस्मय से उसकी ओर देखा। मोंते क्रिस्तो ने मानो इस छोटे से नाट्य दृश्य को देखा ही नहीं। अल्बेर भीतर आया, अत्यंत आकर्षक, प्रसन्न और जीवन से संतुष्ट। उसने बैरोनेस का सहजता से, दांगलार का परिचयपूर्ण ढंग से और मोंते क्रिस्तो का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। फिर बैरोनेस की ओर मुड़कर बोला, क्या मुझे मादेमोआ जेल दांगलार के स्वास्थ्य का समाचार पूछने की अनुमति है? अत्युत्तम, दांगलार ने तीखे स्वर में उत्तर दिया। इस समय वह अपने निजी अध्ययन कक्ष में कावाल कांति के साथ संगीत कर रही है। अल्बेर ने अपनी शांत उदासीनता बनाए रखी। संभव है भीतर उसे कुछ क्षोभ हुआ हो, पर वह मोंते क्रिस्तो की दृष्टि अपने ऊपर अनुभव कर रहा था। कावाल कांति का टेनर स्वर अत्यंत मधुर है, उसने कहा, और यूजिनी का सोप्रानो विलक्षण, और वह थालबर्ग की भांति पियानो बजाती है। निस्संदेह अत्यंत मनोहर संगीत होगा। वास्तव में, दांगलार ने कहा, दोनों का स्वर अद्भुत सामंजस्य रखता है। टिप्पणी जितनी स्पष्ट थी, अल्बेर ने उतनी ही अनदेखी कर दी, पर बैरोनेस लजा उठी। मैं स्वयं भी संगीतज्ञ हूं, युवक ने आगे कहा। कम से कम मेरे शिक्षक तो यही कहते हैं, पर आश्चर्य है, मेरा स्वर कभी किसी अन्य स्वर से मेल नहीं खा सका, विशेषतः सोप्रानो से तो बिल्कुल नहीं। दांगलार के मुख पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो कह रही हो, पर तुम क्रुद्ध क्यों नहीं होते? और शायद अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कहा, इसी कारण कल राजकुमार और मेरी पुत्री सर्वत्र प्रशंसित हुए। क्या आप कल उपस्थित न थे, मोर्सेयर? कौन से राजकुमार? अल्बेर ने पूछा। प्रिंस कवालकांति, दांगलार ने उसी उपाधि पर आग्रह बनाए रखते हुए कहा। ओह, क्षमा कीजिए, अल्बेर बोला। मुझे झांत न था कि वह राजकुमार हैं। तो प्रिंस कवालकांति ने कल यूजिनी के साथ गाया? कितना मनोहर रहा होगा, और मुझे खेद है कि मैं अनुपस्थित रहा। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार न कर सका। मुझे मोर्सेर की पत्नी के साथ शातो रेनो की बैरोनेस, अर्थात माता, के यहाँ जाना पड़ा, जहाँ जर्मन गा रहे थे। फिर थोड़ी देर रुककर उसने सहज भाव से जोड़ा, क्या मुझे यूजिनी को प्रणाम करने की अनुमति है? अरे ठहरिए ठहरिए, बैंकर ने उसकी भुजा थामते हुए कहा। सुनिए तो, क्या अद्भुत कवातिना है। ता 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 ती ता ती ता ता। मनोहर, बस एक क्षण, अब भी समाप्त होगा। अद्भुत, ब्रावो, ब्रावी, ब्रावा। दांगलार उन्मत्त सी तालियों में फूट पड़ा। निस्संदेह अत्यंत मनोहर, अल्बेर ने कहा। अपने देश के संगीत को प्रिंस कवालकांति से बेहतर कौन समझ सकता है? आपने प्रिंस ही कहा था ना? खैर, यदि वह न भी हो तो बनाया जा सकता है। इटली में यह सरल है। पर लौटें अपने इन मधुर गायक गायिकाओं पर। आपको हमारे लिए कुछ करना चाहिए, दांगलार। बिना ये बताए कि यहाँ कोई अतिथि है, यूजिनी और कावालकांति से एक और रचना आरंभ करने को कहिए। छाया में, दूर से, बिना देखे या देखे गए संगीत का आनंद लेना कितना सूक्ष्म सुख है। कलाकार तब अपने प्रतिभा प्रेरित भावों और हृदय उत्कंठाओं में पूर्णतः लीन हो सकता है। इस बार युवक की धैर्य शीतलता ने स्वयं दांगलार को निरुत्तर कर दिया। वह मोंते क्रिस्तो को एक ओर ले गया। अद्भुत, उसने कहा। हमारे प्रेमी के विषय में आपका क्या विचार है? स्वीकार करना पड़ेगा, काउंट ने कहा। वह कुछ अधिक ही शीत प्रतीत होता है।
पर अब क्या किया जा सकता है? आप वचनबद्ध हैं। निश्चय ही वचनबद्ध हूं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे पुरुष से करने को जो उससे प्रेम करे, न कि उससे जो न करे। देखिए तो, संगमरमर सा शीत, अपने पिता सा गर्विला। यदि वह धनवान होता, यदि कावालकांतियों सा उसका वैभव होता, तो ये सब सहा जा सकता था। अभी तक मैंने अपनी पुत्री से कुछ नहीं कहा, पर यदि उसमें रुचि का लेश भी हुआ। अरे नहीं, मोंते क्रिस्तो ने कहा। संभव है मित्रता के कारण मैं पक्षपाती हूं, पर विश्वास कीजिए, मोरसेर अत्यंत मनोहर युवक है। आपकी पुत्री को सुखी रखेगा और आगे चलकर स्वयं भी प्रतिष्ठा पाएगा। उसके पिता उच्चतम समाज में विचरण करते हैं। दांगलार ने कहा। यह संकोच क्यों? उसका अतीत अभी भी धुंधला है। पर पिता का अतीत पुत्र पर प्रभाव नहीं डालता। नहीं नहीं, निस्संदेह नहीं। अब उग्र मत होइए। 1 महीने पहले आप इसे उत्कृष्ट संबंध मानते थे। समझिए, मैं स्वयं संकोच अनुभव कर रहा हूं। मेरे ही यहां आपकी भेंट युवा कवालकांति से हुई थी, और जैसा मैंने कहा, मैं उसे नहीं जानता। मैं जानता हूं, दांगलार ने कहा। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। आप जानते हैं, क्या आपने उसके अतीत की जांच कराई है? मोंते क्रिस्तो ने पूछा। क्या आवश्यकता है? क्या उसके मुखमंडल से ही उसके व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता? प्रारंभ ही से वह धनवान है। मैं इसकी शपथ नहीं ले सकता, पर फिर भी आप उसके लिए जमानत दे रहे हैं। 50,000 लिब्र के लिए तुच्छ सी राशि। वह सुशिक्षित है। अब हूं कहने की बारी मोंते क्रिस्तो की थी। वह संगीतज्ञ है। सभी इतालवी होते ही हैं। काउंट, आप उस युवक के प्रति न्याय नहीं कर रहे। स्वीकार करता हूं, मुझे खेद है कि मोरसेर परिवार के साथ आपकी जो व्यवस्था है, उसके होते हुए भी वह उसमें हस्तक्षेप कर रहा है और अपने धन का लाभ उठा रहा है। तांगलार हंस पड़ा। आप कितने पुरातन नैतिकतावादी हैं, उसने कहा। समाज में यह प्रतिदिन होता है। पर प्रिय दांगलार, आप इस प्रकार अचानक संबंध नहीं तोड़ सकते। मोरसेर परिवार इस संबंध पर आश्रित है। आश्रित है, निस्संदेह। तो वे स्वयं आकर स्थिति स्पष्ट करें। आपको इस विषय में पिता से बात करनी चाहिए। काउंट, आप उनके घनिष्ठ मित्र हैं। मैं? आपको ऐसा क्या प्रतीत हुआ? उनका नृत्य समारोह। मेरा आशय है, काउंटेस, वह गर्वीली मर्सिडीज, वह अभिमानी कातालान, जो अपने पुराने परिचितों से भी मुश्किल से बात करती है। उसने आपका हाथ थामा और आपको बगीचे में ले गई, दूर एक कोने में, और आधे घंटे बाद ही लौट कर आई। कृपया, बैरन, कृपया, अल्बेर ने कहा। हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और यह तो अत्याचार है, आप जैसे संगीत प्रेमी से। ओह, बहुत चतुर, व्यंग्य प्रिय युवक, उसने कहा। फिर मोंते क्रिस्तो की ओर मुड़कर बोला, क्या आप ये बात पिता से कहने का कष्ट करेंगे? निश्चित ही, यदि आप चाहें। और इस बार सब स्पष्ट और निश्चित हो। वह मुझसे मेरी पुत्री का हाथ मांगे, तिथि निश्चित करे, दहेज की चर्चा हो, संक्षेप में या तो हाथ मिलाए या मुठ्ठियां। पर अब और विलंब नहीं, आप समझते हैं। अच्छा, मैं उनसे बात करूंगा। यह नहीं कहता कि मैं परिणाम की प्रतीक्षा आनंद से करूंगा, पर उत्तर अवश्य अपेक्षित है। जैसा आप जानते हैं, एक बैंकर अपने वचन से बंधा होता है, और उसने वही प्रकार का निश्वास भरा जो आधा घंटा पूर्व युवा कावालकांति ने भरा था। ब्रावी, ब्रावो, ब्रावा। मोरसेर ने रचना के अंत पर ताली बजाते हुए बैंकर की नकल करते हुए पुकारा। दांगलार चिढ़ने ही वाला था कि एक परिचारक आया और उसके कान में कुछ कहा। मैं अब भी लौटता हूं, उसने मोंते क्रिस्तो से कहा।
प्रतीक्षा कीजिए, संभव है आपके जाने से पहले मुझे कुछ कहना हो। और वह बाहर चला गया। पति की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बैरोनेस ने अपनी पुत्री के अध्ययन कक्ष का द्वार खोल दिया। उन्होंने देखा, आंद्रेया, जो यूजिनी के साथ पियानो पर बैठा था, मानो स्प्रिंग से उछलकर खड़ा हो गया हो। एल्बेर मुस्कुराया और यूजिनी को प्रणाम किया। वह तनिक भी संकोच में न थी और उसने अपने सामान्य शीतल अभिवादन से प्रत्युत्तर दिया। कवालकांति इसके विपरीत स्पष्टतः संकुचित प्रतीत हुआ। उसने मोरसेर को अभिवादन किया, जिसने उसे अत्यंत उद्दंड दृष्टि से उत्तर दिया। फिर वह यूजिनी के स्वर की प्रशंसा का प्रवाह आरंभ कर बैठा और ये कहते हुए खेद प्रकट करने लगा कि वह पिछली संध्या के संगीत समारोह में उपस्थित न हो सका, यद्यपि उसने उसका वृत्तांत सुना था। कावालकांति जब कुछ क्षण अकेला रह गया, मोंते क्रिस्तो को एक ओर ले गया। अब बस, बैरोनेस ने कहा, संगीत और प्रशंसा बहुत हुई। आइए, चाय लें। आओ लुइस, यूजिनी ने अपनी सहेली से कहा, और सब लोग समीपवर्ती बैठक कक्ष में गए, जहां सचमुच चाय तैयार थी। वे अभी अंग्रेजी ढंग से अपने चम्मच प्यालों में छोड़ ही रहे थे कि द्वार खुला और धांगलार पुनः प्रकट हुआ, स्पष्टतः अत्यंत व्याकुल। मोंते क्रिस्तो ने विशेष रूप से यह देखा और बैंकर की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। मुझे अभी ग्रीस से अपने पत्र मिले हैं, उसने कहा। अच्छा, काउंट ने पूछा, इसी कारण आपको बुलाया गया था? हाँ। और राजा ओत्तो कुशल हैं? अल्बेर ने अपने सर्वाधिक प्रसन्न स्वर में पूछा। दांगलार ने बिना उत्तर दिए उसे तिरछी दृष्टि से देखा और मोंते क्रिस्तो ने मुंह फेर लिया ताकि उसके मुख पर आई करुणा की झलक छिप जाए, जो तुरंत ही लुप्त भी हो गई। हम साथ चलेंगे, है ना? अल्बेर ने काउंट से पूछा। हाँ, यदि तुम चाहो, उसने उत्तर दिया। अल्बेर बैंकर के मुख मुद्रा का अर्थ समझ न सका, इसलिए मोंते क्रिस्तो से, जो सब समझ चुका था, बोला, क्या तुमने देखा उसने मुझे किस दृष्टि से देखा? हाँ, काउंट ने कहा। क्या तुम्हें उसमें कुछ असामान्य लगा? निश्चय ही, पर यह ग्रीस से समाचार की बात क्या है? मैं कैसे जानूं? क्योंकि मेरा अनुमान है कि वहां तुम्हारे गुप्तचर होंगे। मोंते क्रिस्तो मुस्कुराया, वैसी मुस्कान जिसमें उत्तर देने का कोई अभिप्राय नहीं होता। देखो, वह तुम्हारी ओर आ रहा है, एल्बेर ने कहा। मैं यूजिनी के केमियो की प्रशंसा करने जा रहा हूं। तब तक पिता तुम्हें सब बता सकेंगे। यदि प्रशंसा ही करनी है, मोंते क्रिस्तो ने कहा, तो उसके स्वर की करो। नहीं, वह तो कोई भी कर सकता है। प्रिय विस्काउंट, तुम्हारा दंभ उद्दंडता की सीमा छूता है, मोंते क्रिस्तो ने कहा। अल्बेर मुस्कुराते हुए यूजिनी की ओर चला गया। उधर दांगलार झुककर काउंट के कान में बोला, आपने मुझे अत्यंत उत्तम परामर्श दिया था, और उन दो शब्दों के पीछे एक भयानक कथा है, फर्नांद और जानिना। सच? मोंते क्रिस्तो ने कहा। हाँ, बताऊंगा, पर पहले इस युवक को यहां से ले जाइए। इस समय उसके साथ एक ही कक्ष में रहना मुझे असहज कर रहा है। अभी ले जाता हूं, वह मेरे साथ ही जा रहा है। और क्या अब भी आप चाहते हैं कि मैं उसके पिता को आपके पास भेजूं? पहले से भी अधिक। अच्छा, काउंट ने अल्बेर को संकेत किया। दोनों ने महिलाओं से विदा ली और चले गए। अल्बेर ने यूजिनी के तिरस्कार को पूर्ण उदासीनता से लिया और मोंते क्रिस्तो ने बैरोनेस को पुनः वही परामर्श दोहराया कि एक बैंकर की पत्नी के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करना कितना बुद्धिमानीपूर्ण है। कावालकांति वहीं का स्वामी बना रह गया।